नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों पर कहर, मोदी सरकार के शक्ति प्रदर्शन की खुली पोल। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में किसानों को लेकर के कह दिया बड़ी बात। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन 2.0, भारतीय किसान यूनियन ने बुलाई आपातकालीन बैठक। आंदोलन को लेकर के बनाई जाएगी आगामी रणनीति, जिसको लेकर के भाजपा सरकार की उड़ सकती है नींद। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हम भी शामिल होने को है तैयार। दिल्ली कूच पर अड़े किसानों के आंदोलन के बीच बोले राकेश टिकैत और दे दी मोदी सरकार को चुनौती। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शंभू बॉर्डर पर पुलिस के साथ झड़प में घायल हुए किसान। राहुल गांधी ने की उन्हें फोन पर बात और किया आंदोलन का समर्थन। कहा किसान जो है वो मोदी सरकार से नहीं डरे, डटे रहे। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार जाने के बाद राहुल तेसी की पहली सभा। कांग्रेस ने कैमूर रैली में आरजेडी लेफ्ट को भी बुलाया। दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बड़ी खबर आ रही है कि तेजी यादव और राहुल गांधी एक साथ दिख सकते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में और इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ खड़ा करेंगे और भाजपा को दे सकते हैं लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका। दोस्तों, आपको क्या लगता है, किसान, महिला और युवा सारे मिलकर के लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार को रोकने का काम करेंगे और राहुल गांधी के साथ खड़े होंगे? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। किसानों पर कहर, सरकार के शक्ति प्रदर्शन की खुली पोल। अन्नदाताओं पर मोदी सरकार बरसा रही आफत। सत्ता के डंडे से किसानों का कर रही मोदी सरकार सम्मान और किसान के सपनों पर मोदी सरकार लगा रही है ग्रहण और सरकारी डंडा नीति का हुआ है उदय। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि एमएसपी को कमजोर करना मोदी सरकार की बन चुकी है आदत, क्योंकि नए कानून में एमएसपी की गारंटी नहीं है, जो किसान के लिए एक सुरक्षा जाल रहा है। एमएसपी के बिना किसानों को की अपनी उपज को कम कीमतों पर बेचना पड़ सकता है, जो सीधा उनकी आजीविका को प्रभावित कर सकती है। कृषि क्षेत्र में कॉरपोरेट के लिए अधिक जनाब बनाकर कानून किसानों का शोषण के लिए उजागर कर सकती है और बड़ी कंपनी बातचीत में ऊपरी हाथ रख सकती है, जिससे अनुचित अनुबंध और किसानों के लिए कम कीमतों हो सकती हैं उनके उपज की। तो दोस्तों, यहाँ पर एमएसपी लागू ना करके और एमएसपी को मजबूती के साथ खड़ा ना करके, कानून इसके लिए ना बनाकर मोदी सरकार जो है कॉरपोरेट के लिए काम कर रही है और किसानों को जो है वो कॉर्पोरेट के अंदर रखना चाहती है मोदी सरकार। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन 2.0, भारतीय किसान यूनियन ने बुलाई आपातकालीन बैठक। आंदोलन को लेकर बनाई जाएगी आगामी रणनीति। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें कि बीकेयू की कोर कमेटी की आपात मीटिंग कर्म सिंह मथाना ने निवास स्थान पर संपन्न हुई, जिसमें किसानों द्वारा दिल्ली कूच को लेकर के चल रहे आंदोलन की मजबूत स्थिति विचार विमर्श किया गया है। आंदोलन रहित किसानों की मांगों का समर्थन करती है और सरकार द्वारा आंदोलन को कुचलने के लिए अपनाए जा रहे अमानवीय व असंवैधानिक तरीकों की निंदा करती है। आंदोलनरत किसान अपने ही भारत देश के किसान हैं, किंतु सरकार दूसरे दुश्मन देश के सैनिकों की तरह किसानों से व्यवहार कर रही है और सड़कों पर कील, दीवार व बैरिकेड लगाकर राइट टू फ्री मूवमेंट का अधिकार किसानों से छीन रही है। आज 15 फरवरी को सुबह 11 बजे राष्ट्र अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी द्वारा बीकेयू के केंद्र कार्यालय में संगठन के पदाधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर किसान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि किसान आंदोलन 2.0, भारतीय किसान यूनियन ने बुलाई आपातकालीन बैठक और आंदोलन को लेकर के बनाई जाएगी आगामी रणनीति और किसान अब पीछे हटने वाले नहीं है। मोदी सरकार या तो किसानों की बात सुने या फिर सत्ता छोड़ दे। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हम भी शामिल होने को है तैयार। दिल्ली कूच पर अड़े किसानों के आंदोलन के बीच बोले राकेश टिकैत। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पता चले कि हरियाणा पंजाब से दिल्ली कूच को अड़े किसानों का पुलिस से संघर्ष जारी है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह किसानों से बात करें, उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। वह किसान है और हमारी सभी मांगे एक जैसी हैं। राकेश टिकैत बोले, किसान कभी पीछे नहीं हटेगा, आंदोलन बंद नहीं करेगा, वह वापस नहीं जाएगा। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए।
वहीं हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर आंसू गैस छोड़े जाने के मुद्दे पर राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें आंसू गैस या लाठी करने दीजिए, वह पीछे नहीं हटेंगे, वह किसान हैं, हम सब एक हैं, सबकी मांगे एक जैसी हैं, किसान से बातचीत से ही इसका समाधान निकलेगा, हम सब एक हैं, जुर्रत पड़ी तो हम भी शामिल हो जाएंगे। राकेश टिकैत ने बताया कि हमारी एमएसपी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने समेत कई मांग है। अगर भाजपा किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है तो एमएसपी दे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि रोकने से भी आंदोलन और किसान नहीं रुकेंगे। वह बोले, मध्य प्रदेश में ज्यादा किसानों को गिरफ्तार किया गया, यहां तक कि मध्य प्रदेश के किसान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आंदोलन का हिस्सा है। अगर वह किसान को भड़काएंगे तो लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा, पूरे देश में आंदोलन फैलेगा। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और राकेश टिकैत ने साफ साफ कह दिया है, अगर किसानों को सरकार भड़काएगी तो पूरे देश में किसान आंदोलन पर बैठ जाएंगे और पूरे देश में किसान आंदोलन करने लगेंगे, जिसके कारण लोकसभा चुनाव में प्रभावित होगा और मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव में लग सकता है बड़ा झटका। क्योंकि भारत देश में सबसे बड़ी आधा आबादी जो है वो किसानों की है, चाहे वो जवान में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो युवा हो, वो सारे किसान के बालक हैं। वो ज्यादातर 60% इस देश की आबादी किसान है। और अगर किसान मोदी सरकार का साथ छोड़ देते हैं तो मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव में लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शंभू बॉर्डर पर पुलिस के साथ झड़प में घायल हुए किसान राहुल गांधी ने की उनसे फोन पर बात, किया आंदोलन का समर्थन। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चले कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च के दौरान कथित तौर पर पुलिस कार्रवाई में घायल हुए एक किसान से बुधवार को फोन पर बात की और इस आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह राजा वंडिंग ने फोन पर राहुल गांधी की बात घायल किसान गुरमीत सिंह से करवाई। राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर इस बातचीत का एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने कहा, किसान आंदोलन में पुलिस प्रताड़ना से गंभीर रूप से घायल हुए पूर्व सैनिक गुरमीत सिंह जी से फोन पर बात हुई, उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना और हक की मांगों को लेकर के एक शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए उनके प्रति अपना समर्थन जताया। राहुल गांधी ने कहा, वह जवान भी थे और किसान भी हैं, उनकी जय करने की जगह देश के रक्षक और अन्नदाता से मोदी सरकार का यह तानाशाही रवैया लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के तहत राष्ट्रीय राजधानी की तरफ बढ़ रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े। किसान संगठन का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई में कई किसान को चोटें आई हैं। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी सरकार ने एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की, लेकिन वे एमएस स्वामीनाथन की कही बात को लागू करने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसान को वाकई एमएसपी का कानून अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार ऐसा नहीं कर रही है। जब इंडिया गठबंधन सरकार सत्ता में आएगी तो हम भारत के किसानों को एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून देंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो उल्लेख किया गया है हम उसे पूरा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर के कह दी है बड़ी बात और साफ साफ कहा है कि किसानों के प्रति मोदी सरकार का यह रवैया बिल्कुल गलत है, लोकतांत्रिक को खत्म करने वाली बात है और लोकसभा चुनाव में किसान इसका जवाब पूरे तरीके से देंगे, मजबूती के साथ देंगे। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार जाने के बाद राहुल और तेजस्वी की पहली सभा, कांग्रेस ने कैमूर रैली में आरजेडी लेफ्ट को भी बुलाया। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार में औरंगाबाद 15 फरवरी और कैमूर में 16 तारीख को रैली होगी। इसमें आरजेडी और लेफ्ट पार्टी के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कैमूर की जनसभा में शामिल होंगे। बिहार की सत्ता से बाहर होने के बाद राहुल और तेजस्वी के साथ में यह पहली जनसभा होगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत गुरुवार को औरंगाबाद पहुंचेंगे। उनके झारखंड में कुटुबा के रास्ते यहां पहुंचने का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन इसमें अब बदलाव किया गया है। वह अब सभा स्थल गांधी मैदान में सीधे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। यहां दोपहर 1 बजे सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह सासाराम चले जाएंगे। अगले दिन 16 फरवरी को उनकी कैमूर जिले के दुर्गावती में भी जनसभा होगी। कांग्रेस के
प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने मंगलवार को बताया कि यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी द्वारा किया जाएगा और यहां पे वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बड़ी खबर आ रही है कि सरकार जाने के बाद राहुल और तेजस्वी की पहली सभा होगी एक साथ और कांग्रेस ने कैमूर रैली में आरजेडी लेफ्ट को भी बुलाया हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो भाजपा को बड़ा झटका दे सकती है? वहीं दूसरी तरफ जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले किसान जो है वो आंदोलन पर उतर चुके हैं और भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में होगा बड़ा खेला, कांग्रेस में शामिल होंगे शरद पवार। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि अपने भतीजे अजीत पवार के राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह मिल जाने के बाद अचानक राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेल करने जा रहे हैं। न्यूज रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले दावा किया गया है कि एक समय कांग्रेस के दिग्गज नेता में शुमार रहे शरद पवार अपनी पुरानी पार्टी में वापस करने जा रहे हैं। इसके लिए वे एनसीपी के अपने हिस्से वाले गुट का विलय कांग्रेस में कराने की तैयारी में है। इस पर अंतिम फैसला लेने के लिए शरद पवार ने पुणे में अपने विधायक और सांसदों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। शरद पवार के लिए पिछले कुछ महीने बेहद मुश्किल भरे रहे हैं। भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले इस मराठा दिग्गज को उनसे ही राजनीतिक दांव पे सीखने वाले भतीजे अजीत पवार ने पटकनी दे दी है। अजीत पवार ने पहले एनसीपी में 2 फाड़ की और अपने गुट के साथ भाजपा से हाथ मिलाकर राष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। उसके बाद फरवरी की शुरुआत में उन्हें पार्टी सिंबल पर भी हक हासिल कर लिया। इसके साथ ही शरद पवार के लिए राजनीतिक भविष्य दांव पर लग जाने की चर्चा शुरू हो गई थी। माना जा रहा है कि अचानक अपने के इस बार से कमजोर हुए शरद पवार ने इसी कारण कांग्रेस में वापसी की तैयारी की है। हालांकि अभी तक शरद पवार ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि वो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि महाराष्ट्र में होने वाला है बड़ा खेला और कांग्रेस में शामिल होंगे शरद पवार, जिसको लेकर के भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। बिहार में सियासी घमासान, जेडीयू विधायक ने अपने ही पार्टी के विधायक पर दर्ज कराया एफआईआर। कहा 10 करोड़ रुपए लेकर मंत्री पद ऑफर करने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि सुधांशु शेखर ने आरोप लगाया कि संजीव कुमार ने उन्हें फ्लोर टेस्ट से पहले एनडीए छोड़ने के लिए कहा था। इसके लिए 10 करोड़ रुपए और मंत्री पद देने का ऑफर किया था। बिहार के जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने अपने ही पार्टी के विधायक संजीव कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाया है। बिहार में सियासी गहमागहमी थमने का नाम नहीं ले रही है। नीतीश की पार्टी जेडीयू के विधायक ने अपने ही पार्टी के एक एमएलए के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया है। एफआईआर में जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने अपनी ही पार्टी के विधायक संजीव कुमार के खिलाफ खरीद फरोख्त में शामिल होने का आरोप लगाया। शेखर ने शिकायत में कहा कि संजीव कुमार ने उन्हें एनडीए के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कहा था, इसके लिए 10 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर दिया था। पटना कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई शिकायत सुधांशु शेखर की ओर से पटना कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाया गया है। हर लाखी सीट में विधायक सुधांशु शेखर ने आरोप लगाया कि विश्वास मत से पहले उन्हें एनडीए से तोड़ने की कोशिश की गई, महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया गया। हालांकि विधायक ने 3 दिन पहले ही शिकायत दर्ज कराई, लेकिन मामला अब निकलकर सामने आया। सुधांशु शेखर की शिकायत पर विधायक संजीव कुमार के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बिहार में राजनीति में अभी भी हलचल मचा हुआ है, क्योंकि जेडीयू के विधायक ने अपने ही पार्टी के विधायक पर केस दर्ज करा दिया है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी राज्यसभा जा रही तो रायबरेली से कांग्रेस किसे लड़ाएगी चुनाव, प्रियंका गांधी को लेकर चर्चा हुई तेज। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चलें कि सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। इसके साथ ही यूपी के राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा तेज हो गई है कि गांधी परिवार के लिए अब तक सुरक्षित मानी जाने वाली रायबरेली की सीट पर इस बार चुनाव कौन लड़ेगा। इसके लिए प्रियंका गांधी को नाम को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। यह पहला मौका है जब सोनिया गांधी लोकसभा की बजाय राज्यसभा में जाएंगी। जब से उन्हें इस निर्णय का पता चला है, तब से रायबरेली सीट को लेकर के कयासबाजी हो रही है।
कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी इस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। उधर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोनिया गांधी के राज्यसभा के लिए पर्चा भरने पर तंज कसते हुए कहा कि गांधी परिवार ने अपने बैग पैक कर लिया है और यूपी छोड़ दिया है। उन्हें पता है कि सभी 80 के 80 सीटें लोकसभा चुनाव में जो है वो भाजपा सीटने जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर रायबरेली यूपी की इकलौती सीट है जहां से 2019 के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। यह और अमेठी गांधी परिवार के सदस्यों की परंपरागत सीट रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बड़ी खबर आ रही है कि सोनिया गांधी राज्यसभा जा रही है, तो रायबरेली से कांग्रेस किसे लड़ाएगी चुनाव, और प्रियंका गांधी को चर्चा हो गई है तेज नाम को लेकर के। दोस्तों आपको क्या लगता है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए, हाँ या ना? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का मंदिर पॉलिटिक्स, बाबा केदारनाथ की तरह इटावा में बनवा रहे भव्य केदारेश्वर मंदिर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चले कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मंदिर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी राम रथ पर सवार होकर चुनाव मैदान में उतरी चुकी है, वहीं सपा यूपी में भाजपा का विजय रथ रोकने के लिए अब इटावा में भव्य केदारेश्वर मंदिर बनवाने जा रही है। दोस्तों हम आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं। इसी को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने राजनीति तेज तैयार करना, चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। इसी के साथ पूरा देश पूरा राममय हो गया है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि राम सिर्फ हमारे नहीं, राम तो सबके हैं। सदियों के इंतजार के बाद यह पल आया है, अब हम रुकेंगे नहीं। इससे यही लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बहाने प्रधानमंत्री मोदी ने सियासी एजेंडा को सेट कर लिया है। राम मंदिर के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है, ताकि रिकॉर्ड सीटों के साथ सत्ता की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचा जा सके। वही भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए सपा ने भी मंदिर पॉलिटिक्स का दांव चल दिया है। राम मंदिर उद्घाटन समारोह में न्योता मिलने के बावजूद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं गए थे। इसके बाद जब उन पर सवाल उठने लगा तो उन्होंने कहा कि वह बाद में अपने परिवार के साथ रामलला का दर्शन करने जाएंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक अखिलेश यादव रामलला का दर्शन करने नहीं गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का मंदिर पॉलिटिक्स हो चुका है शुरू, और बाबा केदारनाथ की तर्ज पर इटावा में बना रहे हैं भव्य केदारेश्वर मंदिर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मोदी सरकार के रथ को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने खेल दिया है बड़ा रणनीति। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के खिलाफ क्रूरता के रूप में जाना जाएगा मोदी सरकार का कार्यकाल, सुरजेवाला ने कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताया चले कि अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली जा रहे किसानों को दमन पूर्वक रोकने जाने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को किसान के खिलाफ क्रूरता, बर्बरता, दमन और दंशकाल के रूप में जाना जाएगा। किसान की मांगों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसानों से बात करें और उन्हें न्याय दें। किसानों को रोके जाने पर सुरजेवाला ने कहा कि आज भाजपा की केंद्र सरकार तथा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने देश की राजधानी दिल्ली को एक पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है, जैसे कि किसी दुश्मन ने दिल्ली की सत्ता पर हमला बोल दिया हो। शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे किसान पर हर जगह चौतरफा जुल्म का आलम है। अन्नदाता किसान की न्याय की हुंकार से डरी मोदी सरकार एक बार फिर 100 साल पहले अंग्रेजों द्वारा दमनकारी 1917 के बिहार के चंपारण किसान आंदोलन, 1918 के गुजरात के खेड़ा किसान आंदोलन और 1920-21 के अवध के किसान आंदोलन का दमनकारी नीतियों की याद दिला रही है। सुरजेवाला ने कहा कि दिल्ली की सत्ता में बैठे क्रूर और अहंकारी सत्ताधारियों से कांग्रेस के सवाल है कि क्या देश के अन्नदाता न्याय मांगने दिल्ली नहीं आ सकते? क्या सरकार मानती है कि किसान दिल्ली की सत्ता पर काबिज करना चाहते हैं और देश के अन्नदाता प्रधानमंत्री और देश की सरकार से न्याय ना मांगे तो कहां जाएं? जब किसान आंदोलन पूरी तरह शांति प्रिय है तो फिर किसान की राह में कीले और अटीले तारे क्यों? क्या मोदी सरकार को देश की मिट्टी का दर्द और आत्महत्या करते अन्नदाताओं की वेदना सुनाई नहीं देती है? सुरजेवाला ने कहा कि जुलाई 2022 में 3 काले कानून वापस लेने के बाद मोदी सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने का वादा किया था। यह वादा भी किया गया था कि देश के 72 करोड़ किसान और खेत मजदूर को कर्ज मुक्त से राहत दिलाने का राशस्त करेंगे। ऐसे में किसान मोदी सरकार से इन वादों की गारंटी क्यों न मांगे? सुरजेवाला ने कहा कि यह तो किसान
की लड़ाई का आगाज है। अभी सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान न्याय मांगने आए हैं, जब पूरे देश के किसान दिल्ली आएंगे तो फिर क्या अंजाम होगा। सुरजेवाला ने कहा कि किसान खेत मजदूर की परवरिश का सबसे बड़ा हिस्सा शांति और सदाचार होता है। किसान सभी हिंसक नहीं होते हैं, क्योंकि जमीन कभी हमें हिंसा होना सिखाता ही नहीं। इससे मालूम है कि दूसरे का हक लेना नहीं और अपना हक हर हाल में हासिल करना है। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, आप भी राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।